हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर के आधार पर बिल्कुल यह नया मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आज की इस वीडियो में हिंदी के पहले नंबर मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है, तो ये कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कार की कीमत है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेन साहब की कार थी उसकी कीमत कितनी थी, तो 7,500 रुपया थी। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमाणवाचक विशेषण है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सेन साहब की आंखों का तारा है, तो जो खोखा है वो क्या है, सेन साहब की आंखों का तारा है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता तो डैश से। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि जो मोटर कार थी उसको खतरा अगर हो सकता है तो किससे हो सकता है, तो खोखा से हो सकता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 1891 ईस्वी में हुआ। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि नाखून प्रतीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर कि नाखून यहाँ पे प्रतीक है, तो नाखून किसका प्रतीक है, तो ये पार्श्विक वृत्ति का है प्रतीक। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संज्ञा का भेद है, तो यहाँ पे देखिए जो व्यक्तिवाचक है ये क्या है, संज्ञा का भेद है, बाकी सब नहीं है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि हिंदी लिखी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक है। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूले हैं। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, क्या कहा है, तो नंदी नागरी कहा है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या
हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे गाय, नदी और शहर ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन ये जो विवेकानंद है ये नाम है और ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। तो किस लिपि में अंकित है, तो देवनागरी लिपि में अंकित है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो जो बहादुर था वो नेपाल का रहने वाला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम के भेद हैं। इसमें से आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जितना प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ है। इसमें से आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कविता नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कविता नहीं है। तो स्वदेशी और हमारी नींद और भारत माता ये तीनों कविता है, लेकिन अभिनव कविता नहीं है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। ये पंक्ति किसकी है, तो ये गुरु नानक की पंक्ति है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो जो ये निश्चयवाचक है ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो वेदांत दर्शन से, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ, तो 1912 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कर्मधारय समास है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कर्मधारय समास है। तो यहाँ पे देखिए जो चंद्रमुख है ये क्या है, कर्मधारय समास है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध है। इसमें से आपको बताना है कि बिरजू महाराज का किससे संबंध है, तो कथक नृत्य से संबंध है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण है। 27 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो पिता का मानते थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि कहानी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कहानी है। तो यहाँ पे देखिए जो बहादुर है ये क्या है, कहानी है, यानी यहाँ पे क्या हो
हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 29 नंबर भी प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि अज्ञेय का पूरा नाम है। इसमें से आपको बताना है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय क्या है, अज्ञेय का पूरा नाम है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितना भी ये प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे घोल के पी जाइए क्योंकि इसी सबसे बोर्ड परीक्षा में आने वाला है प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि कर्मधारय समास नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कर्मधारय समास नहीं है, तो यहाँ पे देखिए चवन्नी जो है ये क्या है, कर्मधारय समास नहीं है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो अज्ञेय ने किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया तो किस देश पर गिराया गया, तो ये जापान देश पर गिराया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि अविन्यो किस देश में है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अविन्यो है ये किस देश में है, तो ये फ्रांस में है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक के जो पिता थे वो कितनी मछलियां खरीदे थे, तो 3 मछलियां खरीदे थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि जहां दोनों पद प्रधान हो वहां डैश समास होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जहां दोनों पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है, तो वहां द्वंद्व समास होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लेखक थे वो अपने पिताजी से क्या मांगना चाहते थे, तो मछली मांगना चाहते थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि सुशीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुशीर बाधों में यहाँ पे देखिए शाह की उपाधि किसे प्राप्त है, तो शहनाई को प्राप्त है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। इसमें से आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई से है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि विद्या जोड़, यहाँ पे देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद है, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या जोड़ आलय होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि संधि के भेद है। यहाँ पे आपको बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो संधि के 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि ज्योतिमय उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ज्योतिमय शब्द है ये किसका उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, तो सावर दहिया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो आगे लगते हैं शब्द में,
तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अनु उपसर्ग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि पपाती डैश कहानी की पात्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पपाती है वो किस कहानी की पात्र है, तो ये नगर कहानी की पात्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या डैश कहानी में के केंद्र में है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की जो समस्या है वो किस कहानी के केंद्र में है, तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो 2021 बोर्ड एग्जाम में परीक्षा होगा वो इसी मॉडल पेपर से आएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें जो जितना भी प्रश्न है उसे आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक भी प्रश्न इससे बाहर से नहीं पूछेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुणवान शब्द में क्या प्रत्यय है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे आप लोग उच्चारण करके देख लीजिए, गुणवान, इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में वान आ रहा है, यानी इसमें वान प्रत्यय है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि मंगू जन्म से डैश थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू जन्म से क्या थी, तो पागल थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लक्ष्मी का पति था वो कहां पे नौकरी करता था, तो कोलकाता में करता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देश में सर्वस्व शांति है, रोटी ताजी है, ये भी गलत है, मेरा काम करूंगा, ये भी गलत है, आज की ताजा खबर, ये क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये भाव को बताता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 52 नंबर। 52 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि आपने क्या खाया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपने क्या खाया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपने क्या खाया, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि भविष्य काल में कितने, यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि भविष्य काल में कितने प्रकार हैं। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भविष्य काल होता है इसका कितना भेद होते हैं, तो इसके यहाँ पे देखिए 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि दध्योदन की संधि विच्छेद क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दधि जोड़ ओदन होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। यहाँ पे आपको जो को दिख रहा है ये बताना है कि इस वाक्य में को किस कारक विभक्ति का चिन्ह है, तो कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, यानी जो कर्म होता है वो को होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। और जितना भी ये प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 57 नंबर।
57 नंबर प्रश्न है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि निरंजन में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि निरंजन में कौन सा उपसर्ग है, तो निर उपसर्ग है, इसे आपको याद रखना है। जो उपसर्ग होता है वो शब्दों के आगे लगता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए शोषित, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शोषित, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पे सही शब्द है, यानी शुद्ध शब्द है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न है, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किसमें प्रतिवर्तित हो जाता है, तो ये अय में प्रतिवर्तित हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपके दर्शन कब होंगे, ये क्या है, यहाँ पे शुद्ध है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो चोरी करना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पे देखिए हितैषी का कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो इम है, आप लोग पढ़ लीजिए, लास्ट में प्रत्यय लगता है तो अंतिम इम आ रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है कि बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, तो किस कहानी का अनुवाद किया, तो दही वाली मंगमा कहानी का ये अनुवाद किए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 69 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कावित्री अनामिका है इनका जन्म कब हुआ, तो 1961 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि घनानंद की भाषा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घनानंद की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है कि किसके अनुसार सेन साहब के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके अनुसार सेनों ने, यहाँ पे देखिए किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों के सभी बदल दिए थे, किसने बदला था, तो ये खोखा के अनुसार बदला था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सेन साहब थे उनके जो सिद्धांत थे वो किसके अनुसार बदल दिया, कौन बदल दिया, तो खोखा ने बदल दिया, यानी यहाँ
पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो ये उड़िया भाषा से अनुदित है यानी संबंधित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 74 नंबर। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति रेनर मारिया रिल्के की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो किसे दी गई है, वनलता सेन को दी गई है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी के क्या अभिप्राय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 76 नंबर की आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी की क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए, तो कितने गद्य की रचना किए, तो 27 गद्य की रचना की, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो ये राजस्थानी जो भाषा है उससे अनुदित कहानी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि पपाती को कौन सा रोग था। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को कौन सा रोग था, तो मेनिंजाइटिस रोग था, जिसे हम लोग दिमागी बुखार भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए मिला, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न है कि प्रदेश में विद्या पढ़ने पर क्या परिमाण हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिमाण हुआ, तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, इसका यही परिमाण हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 82 नंबर। तो ये किसके द्वारा रचित है, तो ये सुजाता के द्वारा रचित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। किसके जीवंत प्रतीक हैं, तो पार्श्विक प्रवृत्ति के हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि रही रास किसका रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 85 नंबर की रही रास किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो अच्युत नाम था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
87 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहरों को किससे बचाने की बात करते हैं, तो नादिरों से बचाने की बात करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, तो 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र क्या थी, 27 वर्ष थी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कृष्ण राधा को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 91 नंबर, तो कितनी संतानें थी, तो 3 और संतानें थी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ, तो जो अज्ञेय थे इनका जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उर्वशी के लिए मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये क्या है, तो ये व्यक्ति चरित्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो किस पीढ़ी के कलाकार हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो कितने रुपए लिया, 50 रुपए देने का यहाँ पे माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपियों के लेख कब से मिलने लगे। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, तो ये 8वीं सदी से मिलने लगे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपए का लगा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यथा तथ्य किया गया है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि जातीय अस्मिता के दृष्टिकोण से इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए, और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसी में से आने के 100% चांस है। तो प्लीज जो भी हम यहाँ पे मॉडल पेपर 6 बजे शाम में करवाते हैं उसको जरूर देखिए आप लोग, और उसको रट जाइए। इससे बाहर हम गारंटी लेते हैं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सब प्रश्न इसी में से आएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और जो भी मॉडल पेपर करवाते हैं उसका PDF हम ग्रुप में भेज देते हैं अगले दिन। तो यहाँ पे जब उस मॉडल पेपर को भेजे तो हम
आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसे आप लोग लिख के अच्छे तरीके से उसमें याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न नहीं होगा उसे ही लिखिएगा, जो याद है उसे छोड़ दीजिएगा और जो नहीं याद है उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आप लेट जुड़े हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है ननकाना साहब में, डी ऑप्शन है लुधियाना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।